नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही खास दिन है, क्योंकि शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सब लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं। तो मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा। शिक्षक ईश्वर से बढ़कर होते हैं, ऐसा कबीर बताते हैं, क्योंकि शिक्षक ही तो अपने भक्तों को ईश्वर तक पहुँचाते हैं। तो ऐसे महान गुरुओं को मैं नमन करता हूँ। खैर, तो सवाल यह है कि हम शिक्षक दिवस 5 सितंबर को क्यों मनाते हैं। तो एक बार की बात है, राधा कृष्ण जी के कुछ शिष्य थे और कुछ उनके मित्र थे। वो जन्म दिवस मनाने के रूप में इकट्ठा हुए वहाँ पर। लेकिन क्या था, गुरु जी ने बहुत ही विनम्रता से इनकार करते हुए ये कहा कि 5 सितंबर को मेरे जन्म दिवस के रूप में ना मनाएं और इसे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तो तभी से हम परंपरागत प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने लगे थे, है ना। कब से मनाने लगे थे? 5 सितंबर सन 1962 से। लेकिन शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ये दोनों अलग अलग हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम मनाते हैं 5 सितंबर को, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं। तो 5 अक्टूबर 1966 में पेरिस में एक सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कुछ शिक्षाविदों ने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था वहाँ पर। और एक ट्रीटी थी वहाँ पर, एक संधि पर, एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए गए थे। एग्रीमेंट का नाम था टीचिंग इन फ्रीडम। और उसमें शिक्षाविदों का जो उनके राइट्स थे, उनके अधिकार थे, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और तब से ही हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाने लगे थे। तो शिक्षक दिवस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ये दोनों अलग अलग हैं। एक हम 5 सितंबर में मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं। तो अब ये सवाल आता है कि इन्हीं के जन्म दिवस पर क्यों मनाते हैं, ऐसी क्या खास बात थी। देखना, पहले जीवन शैली के बारे में इनकी चर्चा करते हैं। जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था, ये 5 सितंबर सन 1888 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में तिरुतनी में हुआ था। गांव का नाम था तिरुतनी, लेकिन इनके नाम में सर्वपल्ली भी लगाया जाता है। जो फोर फादर हुआ करते थे, यानी कि उनके पिता या दादा कहिए, दादा एक ये सर्वपल्ली गांव से संबंधित हैं, यानी कि ये इनका नेटिव पैलेस था, इनका पैतृक गांव था। तो उन्होंने ये समझा, चूँकि ये बचपन से ही मेधावी थे, कि उनके नाम में जैसे गाँव की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए या गाँव का नाम रोशन करने के लिए राधा कृष्ण जी के नाम से पहले सर्वपल्ली जोड़ा गया। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली क्या है, इनके पैतृक गांव का नाम है। और जहां पर जन्म हुआ था, ये तिरुतनी गांव में जन्म हुआ था, है ना। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इनका जन्म हुआ तिरुतनी में। उसके बाद जैसे मैट्रिक की जो शिक्षा प्राप्त की थी सन 1902 में तमिलनाडु से की थी। 1904 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया था, ये आर्ट्स संकाय से किया था, है ना, कला संकाय से। बाद में 1916 में इन्होंने दर्शन शास्त्र में विशेष ख्याति प्राप्त की और मद्रास के जिस कॉलेज में पढ़ते थे उसी में सहायक अध्यापक नियुक्त किए गए थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ मद्रास में दर्शन शास्त्र के फिलोसफी थे। चूँकि ये फिलोसफी से इनका गहरा संबंध था, उस पर बहुत विश्वास करते थे। इनका कहना था कि दर्शन में और देखने में अंतर होता है। दर्शन अलग चीज़ है और देखना अलग चीज़ है ना। देखना बहुत गहराई की बातें हैं। दर्शन करना और देखना, देखते हम आँखों से हैं, दर्शन हम करते हैं मन की गहराइयों से, है ना। देखा जाता है आँख खोलकर और दर्शन किया जाता है आँखें बंद करके। तो इनका क्या मानना था कि जो हम दर्शन करते हैं, चूँकि भारतीय परंपरा का एक अटूट हिस्सा रहा है दर्शन भी। भारतीय संस्कृति में कुछ दर्शन बताए गए हैं, जैसे 6 दर्शन हैं, है ना। सांख्य दर्शन है, योग दर्शन, गौतमी दर्शन है और मीमांसा दर्शन है। इसमें सांख्य दर्शन, योग दर्शन का विशेष स्थान आता है। तो दर्शन शास्त्र का इनको गहराई से एक जानकारी थी और उसमें विशेष रुचि रखते थे अपनी। तो बताया कि जब हम दर्शन करते हैं किसी वस्तु का, जो अदृश्य चीज़ें होती हैं, अदृश्यों का हम दर्शन करते हैं, और जो चीज़ दृश्य हैं जिनको हम देख सकते हैं उनको हम आँखों से देखते हैं। यानी कि सीमित चीज़ों को देखने के लिए आँखों की आवश्यकता है, असीमित चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हमें दर्शन की आवश्यकता है। और दर्शन किससे होता है? मन की गहराइयों से। इस चीज़ को ये भली भांति जानते थे। और दर्शन शास्त्र की जो विद्याएँ थी, इनकी शिक्षाएँ, इसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने देश विदेश का भ्रमण किया था। कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों ने इनको मानद उपाधि दी थी, जैसे अमेरिका से या कोलंबिया सरकार ने इनको मानद उपाधि दी थी इनके कार्यों से प्रेरित होकर। इसके अलावा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को लेखन कार्यों में विशेष रुचि थी।
उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, कुछ लेख लिखे गए थे। तो उनकी कुछ पुस्तकों की जो प्रमुख हैं कौन कौन सी, एक तो जीवन और दर्शन उन्होंने पुस्तक लिखी है, जीवन और दर्शन, भारत और विश्व, धर्म और समाज, और एक लिखी है सत्य की खोज। ये उनकी प्रमुख कीर्तियों में से कुछ थी। तो जैसे दर्शन शास्त्र पर ज़्यादा लिखी गई है। दर्शन शास्त्र के अलावा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मनोविज्ञान, गणित, इतिहास और अन्य विषयों की भी जानकारी थी। चूँकि बाद में विद्वान बन गए थे, फिलोसफर बन गए थे। देखना, शिक्षक और फिलोसफर में, फिलोसफर वो होते हैं जिनको अनेक विषयों की जानकारी होती है ना। कुछ लोग हैं जो एक विषय की उनको पर्टिकुलर जानकारी होती है, लेकिन इन्हें अनेक विषयों की जानकारी थी और विश्व में काफ़ी परचम लहराया अपना। भारत के महान कवि कबीरदास जी का कहना है, शिक्षक के प्रति उन्होंने कुछ अपने जो विचार प्रकट किए हैं। कुछ पंक्तियां हैं, सब धरती कागज करूं, क्या, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा, सात समुंदर मसी करूं, सात समुंदर मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। इसका अर्थ क्या होता है कि पूरी धरती को अगर कागज बनाया जाए और पूरे वन को, जो पूरे पेड़ पौधे हैं उनको कलम बनाया जाए, सातों समुद्रों को स्याही बनाया जाए, इन सब को मिलाकर लिखने पर भी हम गुरु के गुण नहीं लिख सकते। गुरु की महत्ता इतनी बताई गई है। इसके अलावा अगर और अन्य उपलब्धियों की हम बात करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, तो उसमें सबसे पहले इनको उपाधि की बात आती है। जो भारत की सबसे बड़ी उपाधि है या सबसे बड़ा जो पुरस्कार है भारत रत्न, 1954 में इन महान कार्यों के लिए उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। उससे पहले भी लेकिन ब्रिटिश काल में 1931 में ब्रिटिश साम्राज्य ने उन्हें सर की उपाधि दी थी। देखना, कुछ उपाधियाँ उस टाइम पर प्रोमिनेंस हुआ करती थी। कौन कौन सी थी? केसरी हिंद की उपाधि, सर की उपाधि, नाइट की उपाधि। इन उपाधियों की ये विशेषता थी, ये एक टाइम में एक ही व्यक्ति को दी जाएंगी। तो यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सर की उपाधि दी गई थी, है ना। और फिर यहाँ पर जैसे भारत रत्न दिया गया पुरस्कार, ये भी सबसे बड़ा होता है। लेकिन विदेशों में विदेशों में कुछ जो इनकी महत्ता को समझे, बाद में मरणोपरांत अमेरिकी सरकार ने एक टेम्पल्टन पुरस्कार दिया था 1975 में, लेकिन तब तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का निधन हो चुका था, वो तब बाद में दिया गया था। और इसके अलावा कई अन्य विदेशों में भी वहाँ पर प्रोफेसर के पद पर रहे हैं। जैसे 1936 से 1952 तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी अमेरिका के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। 1953 से फिर 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। इसी दरमियान संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि के रूप में, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषंगी संस्था हुआ करती है यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव बने थे, जो हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात थी। इसके अलावा भारत और रूस के संबंधों में मधुरता लाने के लिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को ये क्रेडिट जाता है। ये सारा योगदान उन्हीं का था, जो हमारे जो संबंध थे वो एक फ्रेंडली रिलेशन बने, एक मित्रवत संबंध बने थे। इसके अलावा जो इन्होंने 12 वर्ष का अपना अध्ययन और अध्यापन कार्य किया था, जैसे मद्रास विश्वविद्यालय में थे, तो वहीं पर इनको स्वामी विवेकानंद के विचारों और उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का ये मौका मिला। और उन्होंने ये थीसिस तैयार की, उन पर टिप्पणी लिखी वहाँ पर, और बाइबल का अध्ययन किया। काफ़ी डीपली इन्होंने, कुल मिलाकर ये हुआ कि दर्शन का इनको काफ़ी अध्ययन हुआ और विदेशों में जो ना इनके महत्ता को समझते थे। इसी से प्रेरित होकर उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जैसे जॉन कैनेडी ने इनको आमंत्रित किया अमेरिका आने के लिए, और वहीं पर व्हाइट हाउस में इनका बताते कि हेलीकॉप्टर वहीं उतारा गया, जबकि ये वहाँ परमिशन नहीं कि कोई भी प्लेन या वहाँ पर हेलीकॉप्टर उतारा जा सकता हो। इसके अलावा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी नोबेल पुरस्कार के लिए भी 27 बार नामित हुए, 27 टाइम्स नॉमिनेटेड, लेकिन जिसमें से 16 बार तो साहित्य के लिए और 11 बार शांति के लिए, यानी कि शिक्षा और शांति दोनों का पुरस्कार इनको मिलना था, लेकिन किसी कारणवश इनको दिया नहीं गया था। ये कहा जाता है कि शिक्षक का जो चुनाव होना है वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम होना है। जैसे प्राचीन काल में हम पढ़ेंगे, चाणक्य हमारे एक शिक्षक हुआ करते थे। उस टाइम पर 4 विश्वविद्यालय प्रमुख थे हमारे, जिसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला या वल्लभी विश्वविद्यालय। इसमें 2 का प्रमुख स्थान है, जैसे तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय। ये बताते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में जब प्रवेश परीक्षा हुआ करती थी, मसलन किसी छात्र का एडमिशन होना है तो वहाँ के द्वारपाल ही उनकी प्रवेश परीक्षा लिया करते थे। द्वारपाल जो गेट पर खड़े होंगे, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस विश्वविद्यालय के द्वारपाल ही इतने विद्वान थे, वहाँ के शिक्षक कितने विद्वान होंगे और वहाँ के छात्रों को कितना ज्ञान प्राप्त होगा।
ये बताते हैं कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे, कुछ ऐसी शिक्षाएं थी जिनको एक शिक्षक एक ही छात्र को पढ़ाते थे। वहाँ पर एक नाम आता है जनश्रुति, यानी कि शिक्षक जनश्रुति के द्वारा पढ़ाते थे अपने पास बैठाकर। उपनिषदों के बारे में हम पढ़ेंगे। उपनिषद का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है उपनिषद का? गुरु के समीप बैठना। तो जो हमारे उपनिषद भी लिखे गए हैं प्राचीन काल में, वो गुरुओं के समीप बैठकर, उनके पास बैठकर लिखे गए हैं। तो इतनी महत्ता थी गुरुओं की, और छात्र को ये कुछ प्रैक्टिकली ज्ञान दिया करते थे, है ना। जो ये विश्वविद्यालय थे, इसमें चिकित्सा विज्ञान या एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष शास्त्र या राजनीति शास्त्र का ये अध्ययन करना अनिवार्य था। तो कहा जाता है कि गुरु का चुनाव श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम करना है हमें, क्योंकि अगर गुरु हमारे अच्छे क्वालिफाइड नहीं होंगे तो हमारा पतन हो सकता है। ये बताते हैं कि माता पिता तो हमें सिर्फ जन्म देते हैं, लेकिन जो वास्तविक हमें मार्गदर्शन करते हैं हमारा लाइफ में, जो लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, जीवन को आगे बढ़ाते हैं, वो गुरु बढ़ाते हैं, वो शिक्षक बढ़ाते हैं। एक ऐसा कहा जाता है कि शिक्षक और सड़क, इनमें कुछ एक जैसी विशेषताएं होती हैं, सिमिलरिटीज होती हैं। क्या समानताएं होती हैं सड़क में और शिक्षक में? ये अपने स्थान पर ही रहते हैं दोनों, लेकिन ये दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। और इन सब के साथ ही मैं अपने शब्दों को समाप्त करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ एक बार फिर मैं अपने सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ओके जी, जय हिंद, जय भारत।